राधे राधे दोस्तों, मैं शोभा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए लगातार ये प्रयत्न करते रहेंगे। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मोटिवेशनल क्विज मैं आपको दे देती हूँ। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए ज़िंदगी में तो फकीर जिंदा रख, हौसलों की तरकस में वो कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सबको लेकिन फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। इससे एक मोटिवेशन क्विज के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है वो लगभग हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो सिलेबस में आपको इंक्लूड देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइए। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है जिसमें मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला माना जाता है। यह पश्चिमी भूभाग एवं दक्षिण पूर्वी भाग जो है ये पठारी क्षेत्र माना जाता है। भू संरचना के आधार पर प्रमुख 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। वो 4 भाग अपन देखते हैं। फर्स्ट आता है थार का मरुस्थल। क्या आ रहा है? थार का मरुस्थल। ये कहाँ पर है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो लगभग 12 जिलों के 61% भूभाग में ये विस्तृत है। इसके साथ ही राज्य की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। अब आप देख लिए 61% भूभाग में विस्तृत है, लेकिन वहाँ पे केवल और 40% जनसंख्या वहाँ पर निवास कर रही है। विश्व का सबसे घना जो धनी मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व और पशु घनत्व, वर्षा, खनिज की विविधता, वनस्पति आदि ये रखता है। यानी विश्व में ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जो जहाँ पर थार के मरुस्थल के जितनी खनिज हो, जैव विविधता हो, जनसंख्या का निवास हो या वनस्पति हो। रेतीले टीलों को बालू का स्तूप एवं धोरे वहाँ पर कहा जाता है। इसको मरुभूमि, नागौर की उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश कहा जाता है। इसके आगे आ रहा है अरावली पर्वतमाला। सेकंड पार्ट अपना आ रहा है अरावली पर्वतमाला। इसमें क्या होता है, क्या है कि आपको अरावली पर्वतमाला में क्या है कि इसमें अपने को ये देखने को मिलता है, अरावली पर्वतमाला ये है अपनी एक वलित और सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है, जो कौन से काल की? प्री कैम्ब्रियन काल में ये उत्पन्न मानी जाती है। राजस्थान के 9% भाग पर ये विस्तृत है। राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में ये फैली हुई है। यानी गुजरात से मुंबई, गुजरात से लेकर वो दिल्ली तक फैली हुई पर्वतमाला है। दिल्ली के रायसेना तक 692 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। राज्य के 2 भाग पूर्व से पश्चिम में इसको विभाजित करती है, क्योंकि ये राजस्थान के लगभग बीच में से गुजरती है। यह पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्व व दक्षिण राज्य में वर्षा कराने का कार्य करती है। इसलिए राजस्थान की जीवन रेखा किससे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, और इससे ही राजस्थान की विभाजक के रूप में भी माना जाता है। जल विभाजक रेखा के रूप में भी इसको माना जाता है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ये सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। इसमें ये अपने को देखने को मिल गया। इसकी दिशा आपको पता है, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की तरफ है। इससे आगे अपन देखते हैं पूर्वी मैदान। अब इसमें मैं आपको अरावली की कुछ महत्वपूर्ण उच्च चोटियां बता देती हूँ। गुरु शिखर आपको पता ही है, इसके बाद में आ रही है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग की 1-2 ऊंची चोटियों को छोड़कर फिर सीरियल वाइज दे देता है कि उसको अवरोही क्रम में जाइए, आरोही क्रम में बताइए, ऐसा कीजिए। तो आपको कुछ मैं एक बार बता देती हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 आपको दिमाग में होना ज़रूरी है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। इसके बाद आ रही है शेर, जो भी सिरोही में स्थित है, 1597 इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा आ गई, फिर जरगा आ गई, फिर अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, ऋषिकेश है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है,
और टोडगढ़ है, खो है, सायरा, तारागढ़, बिलाली, रोजा, भाकर, ये इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-4 आप एक बार दिमाग में रखिएगा। अब इसमें अपने को पूछे जाते हैं कि अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं, तो ये दर्रे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? राजसमंद में पाए जाते हैं। इससे आगे आ रहा है अपना पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के 23% भाग पर ये विस्तृत है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बना हुआ है। इससे आगे आ रहा है अपना धौलपुर। कोटा धौलपुर तक उबड़ खाबड़ जो भूभाग है जिसको बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है या उत्खात भूमि कहा जाता है, जो चंबल के नदी के द्वारा हुई है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको माही का मैदान कहा जाता है। इससे आगे आपका आ रहा है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है, जो राज्य के कितने %? 7% भूभाग पर विस्तृत है। इस क्षेत्र की मृदा लावा निर्मित होने के कारण काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ है। प्रमुख पठार कौन सा है? सिरोही में आबू है, उड़िया का पठार, राजसमंद में उदयपुर व भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा व उपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार प्रमुख है। इसमें आगे आ रहा है जलवायु और ऋतु चक्र। जलवायु ऋतु चक्र। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु एवं परिस्थितियां पाई जाती हैं। राजस्थान अत्यधिक शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। राजस्थान में क्या हर जगह लगभग 3 ऋतुएं पाई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ का 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है लगभग। थार का मरुस्थल सर्वाधिक गर्म रहता है। दिन का तापमान यहाँ पे अत्यधिक एवं रात का तापमान बहुत ही कम चला जाता है। इस ऋतु में राजस्थान का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? माउंट आबू। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं जिसको लू कहा जाता है। इससे आगे आ रही है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में राज्य में 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो कहाँ से? जून जुलाई से सितंबर के समथिंग ये चलती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून एवं पूर्वी राज्य में अरब सागर के मानसून से यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, जो लगभग दक्षिणी राज्य के झालावाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्राप्त होती है। इसी वजह से सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है और सबसे कम जैसलमेर है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसको माउंट आबू को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के चेरापूंजी जो है वहाँ पर मेघालय के जो गारो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसी वजह से माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने की वजह से उसको चेरापूंजी भी कहा जाता है। शीत ऋतु सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, क्योंकि यह वर्षा भूमध्य सागरीय मानसून की वजह से होती है। अनाज और पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। और जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली हो जाए तो उसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है। ये सब आपको पता है। इसमें मैं आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करना चाहूँगी। इसके बाद आ रहा आपका राजस्थान की आधारभूत सेवाएं। तो शिक्षा सबसे बड़ी जो आधारभूत सेवा है, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, भूमि हो गई, ये आपकी बहुत ही एक आधारभूत सेवाएं मानी जाती हैं। अब शिक्षा के लिए आपको पता है विद्यालय में विद्यालय शिक्षा के लिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए और यह अनिवार्य है। बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण माना गया है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है। साक्षरता अपन देखें तो 2011 की जो जनगणना है उसमें 66.11% अपनी साक्षरता दर राजस्थान की रही है। पुरुष साक्षरता उसमें 79.16% रही है और महिला साक्षरता 52.12% है।
जो अपने आज के समाज को लेकर बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि महिला साक्षरता अपनी इतनी कम है। इसके बाद में आ रहा है स्वास्थ्य सेवाएं। 1,000 आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए। 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिसको CHC कहा जाता है। एक आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को 108 निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए या करवाई जाती हैं। स्वास्थ्य योजनाएं, हाँ ये हो सकता है कहीं कहीं पर ये जो लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। स्वास्थ्य योजनाएं कौन सी है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके साथ मुख्यमंत्री सहायता एवं जीवन रक्षा कोष है और राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। ये जो राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवाएं हैं। सरकार में मलेरिया क्षयरोग, एड्स एवं आदि रोगों पर नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। संचार एवं डाक सेवा हो गई। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संचार के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ये अपना एक संचार का माध्यम हो गया। सूचना एवं संचार तकनीकी विभाग द्वारा ये कार्यरत है। डाक सेवा हो गई, इसमें संदेश एवं या किसी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, जिसमें पोस्ट कार्ड हो गया, अंतर्देशीय पत्र हो गया, लिफाफे हो गए। सूचना प्रेषित के लिए परंपरागत ये साधन माने जाते हैं। बचत खाता या मनी ऑर्डर की सुविधा भी इसमें प्राप्त होती है। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है, जिससे एक जो बेटी की शादी की जाती है उसमें अपने को कुछ सहायता सरकार द्वारा प्राप्त होती है। परिवहन सेवाएं जो होती है वो नौ परिवहन के सिवाय, यानी जो अपना जल परिवहन है, नाव परिवहन है, जहाज परिवहन, उसके अलावा सड़क, रेल, वायु, तीनों ये अपने राजस्थान में उपलब्ध हैं। सड़क परिवहन हो गया, जिसमें राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित किया गया और इसमें सर्वाधिक लंबाई जो सड़कों की है वो जोधपुर में और सबसे कम धौलपुर में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15 है और सबसे छोटा है वो 71V है। यानी सबसे ज़्यादा जो अपने सड़कों का घनत्व या सड़कों की लंबाई देखते हैं वो जोधपुर में है और सबसे कम जो है वो धौलपुर में। जबकि अपने से पूछा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है? 71B। रेल परिवहन राज्य में रेलवे के दो जोन हैं और 5 मंडल है। जो जयपुर, जिसमें 5 मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। यानी लगभग अपने जो संभाग थे ना, वही ये मंडल उसमें शामिल है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है, जिसको अपन उत्तर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र कहते हैं। 1874 में अपने राजस्थान की प्रथम जो रेलगाड़ी है वो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। ये समथिंग 59 किलोमीटर के समथिंग ये चली थी अपनी। वायु परिवहन, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। अब अपनी आ रही है आगे राजस्थान की अपनी प्राचीन सभ्यताएं। अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी हैं? राजस्थान में ताम्रयुगीन, राजस्थान की ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि सभ्यताओं से मिलते हैं। अपने जो प्रमुख सभ्यताएं वही अपन इसमें देखेंगे। कालीबंगा, इसकी खोजकर्ता किसने की? खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष है। हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खननकर्ता कौन है? बी लाल थापर या BK थापर, इनके उत्खनन करता है, यानी खुदवाई उन्होंने करवाई थी, खोजा अमलानंद घोष ने था। कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा? घग्गर नदी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहा जाता था। अब इसमें क्या क्या मुख्य है? मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है, लकड़ी व ईंटों की नालियां बनाई गई हैं, अग्निकुंड में यानी वेदिकाओं के बने चबूतरे मिले हैं, दुर्ग के अवशेष मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले, तांबे के बैल मिले हैं, हाथी दांत का कंघा मिला है, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं।
कांस्य के दर्पण, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इसका पतन कैसे हुआ था कालीबंगा का, कि मान्यता अनुसार राज्य के साथ नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल बढ़ने से यह सभ्यता है वह समाप्त हो गई है। आहड़ सभ्यता, जिसको आघटपुर, धूलकोट या ताम्रवती नगरी कहा जाता है, उदयपुर के पूर्व में बेड़च नदी के किनारे ये स्थित है। अब इसमें मुख्यतः क्या क्या बातें हैं, तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र माना गया है इसको, यानी वहाँ पे निर्माण के केंद्र के अवशेष मिले हैं। मकानों की दीवारें मिट्टी एवं पत्थर से निर्मित मानी गई हैं। छत बांस के केलू की है। संयुक्त परिवार का साक्ष्य मिला है। अच्छी किस्म के चावल के साक्ष्य, भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। उत्खनन में तस्करियाँ, दीपक, मोहरे, खिलौने, कटोरियाँ प्राप्त हुई हैं। लाल भूरे मृतमांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसका पतन हुआ था प्राकृतिक आपदा की वजह से। गिलकुंड और भगवानपुर स्थान इसने बसाए हैं। इसके आगे आ रहा है बालाथल। बालाथल उदय, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की चीज़ें, क्योंकि मुख्य चीज़ें अपने को यही याद रखनी होती हैं कि वहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, वही क्वेश्चन वहाँ से पुट होता है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बालाथल स्थित है। ताम्र जो पाषाणकालीन संस्कृति है। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तांबे के चक्कू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले का हार, लटकन आदि आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों के साधन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी और लोहा गलाने की भट्टियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। केवल बैराटम बालातल से बना हुआ एक वस्त्र प्राप्त हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के निमका थाना तहसील में यह स्थित है। ताम्रकालीन ये संस्कृति है। तांबे के बने बाण, छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, अंगूठियां आदि प्राप्त यहाँ से हुई हैं। यह पूर्वी राज्य के गंगा घाटी में पनपी है। इससे आगे आ रहा है, माना जाता है कि यह दोहरी पेचदार गिरावली जो एशिया में ये निर्धारित किए 2 प्रकार के बर्तन इसमें मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी बर्तन यहाँ से मजबूत वाले प्राप्त हुए हैं। इसमें मर्तधान, कलश, प्याले, तल से ढक्कन, हांडी आदि मिले हैं। बैराड़ सभ्यता जो जयपुर से पनपी है। बीजक की पहाड़ियाँ, भीम की डूंगरी ये इसका प्रमुख स्थान है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में किया गया है। पांडवों ने यहाँ अपने अज्ञातवास के दिन बिताए थे। मौर्य काल में अशोक के 2 स्तंभों बौद्ध धर्म के अवशेष जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 36 चांदी की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके साथ स्वास्तिक चिन्ह, त्रिरत्न चक्र में चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब लोक संस्कृति एवं लोक कला वाले, तो इसमें भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दक्षिणी राज्य में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि जो आदिवासी क्षेत्र है वो भी हैं। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में जो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी सम्मिलित है। वेशभूषा है, महिलाएं हैं घाघरा चोली एवं रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी, पुरुष धोती कुर्ता एवं कुर्ता पजामा पहनते हैं। राजस्थानी पगड़ी स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। मनोरंजन के लिए ग्रामीण पारंपरिक खेल जिसमें गिल्ली डंडा, कंचे, लुक्का छिपी, सितोलिया, चरमर इत्यादि खेलते हैं। इससे आगे आ रहा है लोक नाट्य शैली, हेला, गवरी और तुर्रा, कलंगी, स्वांग, नौटंकी आदि ये लोक नाट्य के नाम हैं। इनकी पूरी डिटेल्स मैं आगे आपको दूंगी। राजस्थान राज्य के जो प्रमुख त्योहार है गणगौर जो चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। गण और गौ शिव और पार्वती के रूप में ये पूजा की जाती है। ये 16 दिन तक पूजा जाता है और 16 दिन तक शिव पार्वती के रूप में एक कंवारी जो नई शादीशुदा लड़कियां हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तीज हो गया, श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह मनाया जाता है। भादों की कृष्ण पक्ष को तीज, यानी भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को तीज होती है वो कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज आदि नामों से कहा जाता है।
शीतलाष्टमी या बाशोड़ा जिसको कहा जाता है होली के 8वें दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मनाया जाता है। जयपुर के पास जो चाकसू है वहाँ पे सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिसमें शीतला माता को ठंडा भोजन उस दिन खाया जाता है। और यहाँ पर जो चाकसू है यहाँ पर शीतलाष्टमी को गधों का मेला भी लगता है। अक्षय तृतीया आखा तीज जहाँ पर बिना मुहूर्त जो है एक बिना मुहूर्त वाले जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो अक्षय तृतीया को ही होते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले कौन से हैं? अजमेर ज़िले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को एक भव्य मेला होता है। यह ब्रह्मा जी का मंदिर है। आना सागर झील है, ये अजमेर का होगा। केला देवी मेला ये इसको लक्खी मेला भी कहते हैं। और ये चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक यानी पूरे 15 दिन तक ये मेला भरता है। महावीर जी का मेला जो सवाई माधोपुर में लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। यह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला, हरियाली अमावस्या मेला ये उदयपुर में लगता है। हरियाली अमावस्या के दिन शुरुआत की थी महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स ये इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली एवं छठी तारीख को लगता है। इसके बाद आ रहा है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सोम माही जाखम नदियों के संगम स्थल पर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। ये करणी माता का मेला बीकानेर में लगता है देशनोक में। यह बीकानेर शासकों की अष्टरात्रि यानी उनकी एक कुलदेवी मानी जाती है। खाटू श्याम जी का मेला सभी को पता है सीकर में लगता है। फाल्गुन मास की दशमी से द्वादशी तक लगता है। रामदेव जी का मेला रामदेव जी रुणीचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और द्वादशी तक चलता है। अन्य मेले हैं वो आ गए आपके सीकर की जीण माता का मेला, जयपुर का डिगी कल्याण जी का मेला और परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है। इससे आगे आपकी कला आ गई। कला में हस्तकला, काष्ठकला, हस्तकला जिसमें जो चित्रकारी वगैरह मीनाकारी का कार्य हो गया, ये सब आपकी हस्तकला के अंतर्गत आ गई। काष्ठकला में प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौने, कठपुतली आदि का निर्माण जिसमें किया जाता है। इससे आगे आ रहा है मूर्तिकला। मूर्तिकला कहाँ है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और यह मूर्ति पत्थरों पर जो संगमरमर है उस पर बारीकी जो नक्काशी का काम किया जाता है उसको मूर्तिकला कहा जाता है। लाख का कार्य किया जाता है। आभूषण कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य जो किया जाता है उसको थेवा कला कहते हैं। ये मुख्य तौर पर प्रतापगढ़ से रिलेटेड है। और मूल्यवान पत्थरों को तराशने का जो कार्य है वो भी जयपुर में किया जाता है। कशीदाकारी और गोटाकारी पेचवर्क जिसको कहा जाता है, ये भी अपनी गोटाकारी का कार्य खंडेला से प्रसिद्ध है। प्रमुख लोक देवता संत आगे गोगाजी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में 1 महीने इनका मेला लगता है। गोगाजी चौहान शासकों के एवं गोरखनाथ से प्रभावित है, यानी उनके गुरु कौन थे? गोगाजी के गोरखनाथ एवं चौहान ये शासक थे। तेजाजी भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनको मेला लगता है। परबतसर नागौर में गोधन की रक्षा करते हुए ये अपने प्राणों का त्याग किया था। पाबूजी हैं जिनको ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है। फड़ चित्रण के लिए इनका फड़ चित्र के माध्यम से इनका जीवन चरित्र देखने को मिलता है। रामदेव जी रामदेवरा में भाद्रपद माह में मेला आयोजित किया जाता है। मुस्लिम समाज में इनको रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानते हैं। सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष इनको माना जाता है। मीराबाई इनका जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम में मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के जो महाराणा भोजराज है उनके साथ किया गया है। तो ये आपके प्रमुख जो थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं मुख्य। अब इनको डिटेल से करवाने का कार्य है वो रेगुलर क्लासेज में होता रहेगा। तब तक आप मैराथन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। और लगातार आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी
बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पेमेंट पे किए हुए बहुत अच्छा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्यों अपनी जो हाथ में आई हुई चीज़ गंवा रहे हो? तो लगातार बनी रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम अकाउंट से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर लगातार क्विज़ और आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। तो राधे राधे, फिर मिलते नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।